हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग इस चैनल पर इस सीरीज़ में क्लास 12th के फिजिक्स की एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको बेटर तरीके से हर एक पेज हर एक पॉइंट अच्छे से समझा सकें। और ये सीरीज इसलिए लाई गई है क्योंकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, मिलता भी है तो कुछ दिन में ऊब जाते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियोस को बनाएंगे एक एक टॉपिक का, जिससे आप ट्रेन में चलते हुए, बस में बैठते हुए या फिर कोई भी अनदर वर्क खाना खाते हुए आप आराम से 10 मिनट 15 मिनट में वीडियोस को कंप्लीट कर लें। और इस तरह से इन अ 1 ईयर जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, साथ साथ आपकी एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको ये पता रहेगा कि हाँ, मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, उसमें क्या था क्या नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपका हर एक टॉपिक्स कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर रहेगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। तो प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको और अच्छे से वीडियोस बना सकें और अच्छा हम आपके लिए दे सकें, और कोशिश करते हैं कि हम आपको बेहतर से बेहतर लेक्चर ज़रूर दें। तो चलिए आज हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का जो लेक्चर है वो पेज नंबर 12 है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में कूलम्स लॉ के बारे में स्टडी किया हुआ था। इसमें हम कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है पेज नंबर 12। बोलन सिंस फोर्स इज अ वेक्टर इट इज़ बेटर टू राइट कूलम्स लॉ इन द वेक्टर नोटेशन। तो कह रहे हैं क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना थोड़ा सा और भी बेटर होगा। लेट अस पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 भी R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q1 R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q2 चार्ज R2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जिससे हम इसकी पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ओके, वी डिनोट फोर्स Q1 टू Q2 बाई F12। वो कह रहे हैं कि Q1, अब क्योंकि Q1 और Q2 दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्क करेगा, तो Q1 भी Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 पे लगाएगा। ओके, तो कह रहे हैं कि Q1 के ऊपर Q2 जो फोर्स लगाता है उसको F12 से डिनोट्स करेंगे और Q2 के ऊपर Q1 जो फोर्स लगाएगा उसको F21 से। ओके, मतलब Q1 वाले पे फोर्स अगर लगेगा, Q2 लगाएगा तो F12 पहले, जिस पे लगेगा वो नंबर पहले और जो लगाएगा वो नंबर बाद में। ठीक है, अब दूसरे पे लगेगा और पहला वाला लगाएगा, तो जिस पे लगेगा वो नंबर पहले तो F2 और लगाएगा कौन पहला, तो 1, F21। ठीक है, डिनोट्स करेंगे इससे। द टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 हैव बी नंबर्ड 1 and 2 कन्वेनियंस एंड द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2 बी डिनोटेड बाई R21। ओके, तो वही कह रहे हैं Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एक नंबर 1 और 2 से डिनोट्स करते हैं, तो जिससे डिस्टेंस को डिनोट्स करने के लिए R21 यूज किया गया है। R21 मीन्स R2 माइनस R1, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस तरह से डिनोट्स कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग R12 भी डिनोट्स कर सकते हैं, R1 माइनस R2, क्लियर, माइनस R21। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं आपको एक बार रीड करके फिर चीज़ों को एक समरी रूप में समझा देता हूँ। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 एंड R12 आर इक्वल। तो वो कह रहे हैं कि जो R21 है और R1 दोनों इक्वल है, मतलब यही Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है, उसी को R21 भी कह रहे हैं, R12 भी कह रहे हैं। बस R12 जब ले रहे हैं तो इसका मतलब वो पहले पर लगने वाले फोर्स के लिए डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे, और जब R21 लेंगे तो सेकेंड चार्ज पर लगने वाले फोर्स के लिए डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। इसका मतलब R12 और R21 दोनों इक्वल हैं, बस डिफरेंस क्या है दोनों का, अपोजिट। R12 इसे के लिए, इधर के लिए, और R21 सेकेंड की तरफ के लिए। ओके, अब यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर आपको जैसे कि क्लास 11th में पढ़ा रहा होगा, यूनिट वेक्टर R21, यूनिट वेक्टर जो ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मॉड होता है। तो यहाँ डिस्टेंस के भी यूनिट वेक्टर को डिनोट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, जो कि क्या काम करता है, केवल डायरेक्शंस को शो करने की कोशिश करता है। तो R21 का कैप इक्वल टू R21 अपॉन R21, वही मतलब वैल्यू 1। ऐसे ही R12 का कैप R12 अपॉन R12 मतलब वैल्यू 1। तो R21 भी R12 के इक्वल ही होगा। इस तरह से कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो F21 यानी दूसरे चार्ज पर पहले के द्वारा लगाया गया फोर्स, F इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 2 1 के लिए डिस्टेंस भी 2 1 लेंगे, तो R21 का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को बता रहा है R21 यानी कि दूसरे से पहले की तरफ इसकी डायरेक्शन है R21। ठीक है, दूसरे की तरफ। यहाँ इसी तरह से उन्होंने ले लिया है कि अगर हम इसी तरह से F12 को डिनोट्स करना चाहें तो F12 को भी इस तरीके से डिनोट्स कर सकते हैं, बस डिस्टेंस वहाँ पे F12 हो जाएगा, R12 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि R12 और R21 दोनों इक्वल और अपोजिट हैं,
इसलिए यहाँ पे R12 की जगह अगर हम R21 रखेंगे तो बस नेगेटिव साइन लगा देना होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F21। यानी कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर बॉडी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्सपीरियंस करती जरूर है। तो यहाँ पे भी दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, जो कि यहाँ प्रूफ होता है। इससे पता चलता है कि हाँ, न्यूटन का थर्ड लॉ भी ओबे होता है। ठीक है, यानी F12 इक्वल टू F21 नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि अपोजिट दोनों हैं एक दूसरे से, पहला दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा पहले पे। ठीक है, दस कूलम्स लॉ एग्री विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। जो कूलम लॉ है वह दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को वैक्यूम में बताता है, यानी कि Q1 और Q2 के बीच में कोई मीडियम अवेलेबल ना हो। इफ़ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मैटर, कह रहे हैं अगर चार्ज को किसी मैटर या किसी दूसरे मीडियम में प्लेस कर दें, या दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम आ जाए, वाटर आ जाए या फिर कोई अनदर मीडियम आ जाए, कोई अनदर गैस आ जाए, कोई मीडियम आ जाए, तो सिचुएशन गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो कह रहे हैं ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच में मीडियम आ जाएगा और मीडियम में भी चार्ज हो सकता है जनरेट हो जाए, तो जिसके कारण उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्सेस पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वी शैल कंसीडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैटर इन नेक्स्ट चैप्टर। तो वही कह रहे हैं मैटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे काम करता है, इसको हम अगले चैप्टर में कंसीडर करेंगे, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो ये किस तरह से इफेक्टिव होगा, या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे काम करेगी, ये नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये पेज नंबर 12 था, जो कि आपका क्लियर हो गया, जिसमें कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में दिखाया गया है। मैं एक बार आपको इस समरी को समझाने की कोशिश करता हूँ, देख लीजिए। इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे थे कि मान लीजिए चार्ज Q1 है, ठीक है, और ये चार्ज हमारा Q2 है। क्लियर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R कंसीडर कर रहे हैं। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम अगर ओरिजिन मान लें इस तरह से, अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं, इसलिए इसको एक डायरेक्शन देना जरूरी है। यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, दोनों इस तरह से एक दूसरे से सेपरेट किए गए हैं। मान लीजिए ओरिजिन से Q1 चार्ज जो है वो R1 डिस्टेंस पर है, और Q2 चार्ज जो है वह R2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये वेक्टर R1 हो गया, ये वेक्टर R2। तो दो पॉइंट्स का, ये पॉइंट P और Q हो गया, तो दो पॉइंट्स का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वह दोनों पॉइंट्स के माइनस करने से आता है। तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस R2। ठीक है, इस तरह से ये जो मिलेगा हमारा P और Q के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी, सॉरी R2 माइनस R1, वो हो सकता है। ठीक है, तो ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़े हुए हैं 11th में, ए कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से अगर हम एफ कैप अगर हम इस तरह से वेक्टर निकालें, तो यहाँ पे वेक्टर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये हो गया वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड ए कैप। इसी तरह से अगर हम फोर्स को लिखना चाहें अब, तो वेक्टर एफ इक्वल टू मॉड ऑफ एफ, ओके, इनटू में ये इसकी डिस्टेंस को शो करता है, तो ये आर का कैप। इस अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को लिख सकते हैं जो उन्होंने लिखा। तो मैंने बताया था कि पहले पे दूसरा जो फोर्स लगाएगा उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे F12। F12 का मतलब पहले चार्ज पर दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ क्या है, वेक्टर एफ इक्वल टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कूलम लॉ ने बताया क्या 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो 1/2 है, तो इसी डिस्टेंस को हम 1/2 के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R12 का स्क्वायर, और ये R12 का कैप, जो कि उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर। इसी तरह से अगर हम F21 अब लिखना चाहें भैया, तो F21 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी Q1 Q2 अपॉन में, अब इस डिस्टेंस को हम R21 लिखेंगे, क्योंकि जो बताएगा ये दूसरे चार्ज पर पहले द्वारा लगने वाला फोर्स, और ये R21 का कैप। अब इसी चीज़ को अगर हम इस R12 की जगह R21 की जगह R12 रखना चाहें तो क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो F21 इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब 21 की जगह हम R12 रखना चाहते हैं, तो R12 क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव रख लेंगे। R21 इक्वल टू क्या है, R21 R12 के इक्वल ही है, सेम डिस्टेंस है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस में रखेंगे तो स्क्वायर है, तो ये प्लस ही हो जाएगा। और यहाँ कैप वाला R12 की जगह और प्लस वाला यहाँ पे R21 की जगह R12 रखेंगे तो माइनस R12 का कैप। तो ये देख रहे हैं हम F21 इक्वल टू
माइनस साइन को बाहर कर लें तो ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, F12 की ही, क्योंकि 12 आ गया, तो ये F12। इस तरह से ये हम देख सकते हैं कि दोनों पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं, जो कि कूलम के वेक्टर लॉ को डिफाइन करता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा पेज नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, कूलम्स लॉ हो गया, कूलम्स का वेक्टर फॉर्म हो गया। अब हम लोग पेज नंबर 13 पर देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स है एक दो, ठीक है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की है Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो मीन्स जब ये पॉजिटिव होगा तब के लिए, और Q1 Q2 लेस देन जीरो जब ये नेगेटिव होगा तब के लिए। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव Q1 Q2 लेस देन जीरो नेगेटिव, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों चार्जेस जो होंगे वह अपोजिट होंगे। जब अपोजिट होंगे तो दोनों पे फोर्सेस इधर लगेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। और ये बताने की कोशिश कर रहा है Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव होंगे और ये इसको इधर खींचे रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, तब फोर्स ऑफ रिपेलिंग दोनों में काम करेगा। ये दोनों अपोजिट हैं, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ठीक है, ये दोनों में इधर, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव होंगे दोनों चार्जेस तो दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा, ये लेस देन जीरो आएगा, तो फोर्सेस दोनों की तरफ लगेंगे। अब दोनों चार्ज प्लस में होगा तो मल्टीपल भी पॉजिटिव आएगा, जीरो से ज़्यादा होगा तो दोनों चार्जेस पे अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि उन चार्जेस से दूर की तरफ फोर्स लगेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन था, ये जानते रहिए। चलिए फिर, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, जो भी होता है, फिर भी थोड़ा भी सही, लेकिन मेहनत तो करते ही हैं, तो प्लीज़, थैंक यू, थैंक यू सो मच।